अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। दूसरी जंग अज़ीम में कामयाबी के बाद चीन ने फतह की जो परेड है वो यकीनन पुरशुकूर थी। ताकत, क़ुव्वत और नज़्म का एक भरपूर इजहार था। इस परेड के बाद चीन पहले एक मुआशी क़ुव्वत के तौर पर सामने था, अब उसकी अस्करी हैसियत जो है उसको भी तस्लीम कर लिया गया है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी ट्वीट किया कि इस परेड का एक पहलू ये था कि मैं भी ये परेड देखूं, और उन्होंने एतराफ़ किया कि उन्होंने ये परेड देखी है और ये शानदार है। इस मौका पर चीन के सदर शी जिनपिंग ने दो तीन बातें बड़ी अहमियत की हामिल कही हैं। उन्होंने कहा है कि ये दुनिया जंग या अमन में से किसी एक को चुन ले। इंसानियत को अब जंगल के कानून की तरफ नहीं जाना। चीन तारीख की दुरुस्त सिमत पर है और चीन को रोकना नामुमकिन है। जब वो ये बातें कर रहे थे तो वो अकेले नहीं थे, उनके साथ दुनिया की तकरीबन निस्फ आबादी पर मुहित 26 ममालिक के सरबराहान मुमलिकत खड़े थे। ये चीन का दुनिया को एक वाज़ेह पैगाम था कि अब दुनिया बाइपोलर से सुपर पावर और सुपर पावर से जो है अब एक मल्टीपोलर सिस्टम में जा रही है। चीन जो है उसने यकीनन अपनी हैसियत और अपना मुकाम जो है वो तस्लीम करा लिया है, और अब आगे जो दुनिया का नक्शा बनने जा रहा है वो क्या होगा, किस तरीके से मामला जो हैं वो आगे चलेंगे, इस पर करेंगे बात। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर ख़ारजा खुर्शीद महमूद कसूरी। कसूरी साहब, आपसे पहला सवाल तो ये है कि ये जो परेड थी ये मुतासिर कुन नहीं थी, बल्कि ये इसने लोगों के ऊपर एक असर जो है और एक तासुर जो है बहुत गहरा छोड़ा है। आपको क्या लग रहा है कि बाइपोलर से सुपर पावर से अब हम मल्टीपोलर दुनिया बनने जा रही है? हाँ जी, जा रही है, लेकिन सरेदस्त तो ये लिख रहा है कि हम G2 की तरफ जा रहे हैं। G2 में ग्रुप ऑफ टू, यूनाइटेड स्टेट्स एंड चाइना। ये ठीक है, दो बड़े लीडर्स हैं, इनके साथ और भी बड़े बड़े मुल्क हैं। इस वक्त अमेरिका के साथ यूरोपियन यूनियन है और चीन के साथ रूस बहरहाल है, और कुछ एरियाज़ में उनके साथ नॉर्थ कोरिया भी है, जिससे मगरब बहुत सीख पा है। और जहाँ तक सियासी लेवल है उस पर तो हिंदुस्तान भी रूस के साथ है। वो प्रेसिडेंट जी और चाइना के और हिंदुस्तान के तो मामलात अभी इतने अच्छे नहीं हैं, हालांकि प्राइम मिनिस्टर मोदी गए थे, लेकिन ये ज़रूर बात है कि इस वक्त चाइना ने यह साबित कर दिया कि दूसरी सुपर पावर चीन है। हालांकि मैं ये समझता हूँ कि एक लिहाज से दुनिया में 3 सुपर पावर्स हैं। अगर आप उसको डिफ़ाइन ऐसे करें कि अगर एक मुल्क जो चाहे कर दे और उसे कोई चैलेंज ना कर सके तो फिर रूस भी उस कैटेगरी में है। तो 3 सुपर पावर समझ लें, लेकिन क्योंकि इकोनॉमिकली चाइना बहुत आगे है रूस से, तो इसलिए मैं 2 कह रहा था। लेकिन मिलिटरीली रूस पे कोई धौंस अपनी जमा नहीं सकता। रूस ने यूरोपियन यूनियन और अमेरिका को बैक वक्त टेक ऑन किया था यूक्रेन की वॉर में, इसलिए आप कह सकते हैं 3 सुपर पावर्स हैं और वो जा रही हैं 2 सुपर पावर्स, इसलिए मैंने G2 का नाम लिया था। अच्छा, इसमें खुर्शीद कसूरी साहब ये फरमाइएगा कि आपने यूरोपीय यूनियन की बात की है, अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के दरमियान भी इस वक्त मामलात जो हैं वो इतने सुलझे हुए नहीं हैं, और ज़ाहिर है कि जिस तकसीम की या जिस उसकी आप बात कर रहे हैं उसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है कि एक जो ताकत का तवाज़ुन है उसकी तकसीम से दुनिया कोई बेहतरी की तरफ जाएगी, जिसकी बात शी जिनपिंग कर रहे हैं? देखिए, अभी तो ये नज़र आ रहा है कि जो यूरोपियन यूनियन है वो अमेरिका से, आप कुछ इश्यूज़ पे तो खैर इख्तलाफ है, लेकिन वो भी प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक लिहाज से उस जो फ़र्क था उसको ब्रिज किया है। पहले वो कहते थे कि जी खर्च ये यूरोपियंस कर रहे हैं डिफेंस पे,
और सारा अमेरिका पे बोझ डाल देते हैं। तो उस हिसाब से तो वो नेटो को राह रास्त पे विद इन इन्वर्टेड कॉमास लाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं तो समझता हूँ कि इतने बड़े बड़े डिफेंस ब्लॉक्स की मैं नहीं समझता ज़रूरत है, क्योंकि जब इतना बड़ा ब्लॉक बन जाए तो फिर दुश्मन भी वो अपना ढूंढता है। क्योंकि मेरा ख्याल है ये जो नेटो बनी थी ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बनी थी। आयरन कर्टन, सोवियत यूनियन तो रहा कोई नहीं, और वार्सो पैक्ट तहलील हो गया है सोवियत यूनियन के साथ ही। तो यही झगड़ा है कि ख्याल ये था कि शायद नेटो इस शक्ल में नहीं बाकी रहेगी, लेकिन नेटो बहरहाल है। ना सिर्फ नेटो है बल्कि वो फॉर्मर सोवियत यूनियन के बॉर्डर की तरफ जा रही है, जिसकी वजह से आपको जंग नज़र आ रही है यूक्रेन में। तो जहाँ तक इकोनॉमिक मैटर्स हैं, जैसे इसका टैरिफ्स का मामला है, उसमें तो अमेरिका में और यूरोपियन यूनियन में बिल्कुल इख्तलाफ है। लेकिन जहाँ तक रूस और चीन का सवाल है वहाँ तक उनमें हम आहंगी है। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप को प्रेडिक्ट इसलिए नहीं किया जा सकता कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने एशिया पैसिफिक पे अभी उनकी पॉलिसी क्लियर नहीं है। यूरोप पे क्लियर होती जा रही है। जैसे मैंने कहा नेटो में उन्होंने कहा हम खर्चा बर्दाश्त नहीं करेंगे, अमेरिका अकेला, वो वक्त गुजर गया। और इसी तरह अमेरिका ने एक लिहाज से मिडल ईस्ट में बदनसीबी से अपना जो पड़ा डाला है इसराइल के हक़ में, और जिसके नतीजे में बहुत वहाँ जुल्म भी हो रहा है। इसराइल पूरा फ़ायदा उठा रहा है, जुल्म कर रहा है अमेरिका, क्योंकि वो समझता है कि हमारे पीछे है। लेकिन ये भी मामला मेरा ख्याल है सेटल नहीं होगा, और प्रेसिडेंट ट्रंप को भी जल्दी अंदाज़ा हो जाएगा कि शायद उनको अपनी पॉलिसी तब्दील करनी पड़े। और शायद इसीलिए अब वो ये सोच रहे हैं, और दुनिया के स्टेट्समैन बशमूल टोनी ब्लेयर से कंसल्टेशन में हैं कि गाज़ा का फ्यूचर क्या हो। लेकिन जहाँ तक मिडल ईस्ट का ताल्लुक है, यूएई का बहुत अच्छा रिसेंटली का आज ही बयान आया है कि वो किसी सूरत में अब्राहम अकॉर्ड्स के लिए भी रेड लाइन है। अगर इसराइल ने वो काम किए जो कि वो इशारा कर रहा है कि ऐसे इलाकों पे, मकबूजा इलाकों को फ़लस्तीन पे कब्ज़ा करेगा, जिसके नतीजे में मुमकिन और मुस्तकबिल में इंशाअल्लाह बनने वाली फ़लस्तीनी रियासत का बनना ही नामुमकिन हो जाएगा। और जैसे उनके वज़रा, कुछ जो एक्सट्रीमिस्ट वज़रा हैं, वो कह रहे हैं कि इसका मकसद ही है कि फ़लस्तीन को लोग भूल जाएं। मैं ये समझता हूँ ट्रंप साहब जो हैं, हालांकि उन्होंने पूरा ज़ोर लगाया है, यहाँ भी उनको अंदाज़ा हो जाएगा कि इस तरीके से मामला सेटल नहीं होगा। लेकिन यहाँ बहरहाल उन्होंने असर्ट किया है, मिडल ईस्ट में भी किया है, कुछ मुल्कों को कन्विंस किया पहली टर्म में अब्राहम अकॉर्ड्स की तरफ। दूसरी टर्म में उन्होंने कोशिश तो की है कि इस तरफ जाएं, लेकिन बदनसीबी से उनकी कोशिशों का फ़ायदा इसराइल को हुआ है, फ़लस्तीनियों को तो बहुत नुकसान हुआ है। तो इसकी क्या ऊँट किस कड़वत बदलेगा ये बहुत जल्दी पता चल जाएगा। लेकिन यहाँ ऐसी सेटलमेंट मुझे होती नामुमकिन नज़र आ रही है, जिसमें फ्यूचर जो है फ़लस्तीनी रियासत का ख़त्म हो जाए। जैसे कि अगर आज यूएई जो उन चंद मुल्कों में था, बहरीन, सूडान, मोरक्को, जिन्होंने उसको तस्लीम कर लिया था अब्राहम अकॉर्ड्स में, उनका रेड लाइन है, मतलब है कि वो भी वहाँ से हट जाएंगे। तो इस पर मेरा ख्याल है प्रेसिडेंट ट्रंप को असर नौ सोचना पड़ेगा। लेकिन एशिया पैसिफिक पे जिसकी हम बात कर रहे हैं, उनकी पॉलिसी क्लियर नहीं, क्योंकि वो लग रहा है कि चाइना से भी सेटलमेंट चाह रहे हैं। अगर वो चाइना से सेटलमेंट चाह रहे, बहुत जल्द पता चल जाएगा कि ट्रेड के ऊपर झगड़ा है। क्या वो चाइना से सिर्फ कंपटीशन चाह रहे हैं या कम्प्लीटली डी कपलिंग? मैं नहीं समझता डी कपलिंग यानी कि बिल्कुल टोटल अलहदगी मुमकिन है। उसकी वजह यह है कि इतनी इंटीग्रेटेड है चाइनीज़ और अमेरिकन इकॉनमी कि बहुत बड़ा धक्का अमेरिकनों को, अमेरिकन फर्म्स को और अमेरिकन कंज्यूमर्स को लगेगा। इसीलिए शायद प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं, और वो ये भी जांच गए हैं, सितम ज़रीफ़ी ये है कि तेल तो चीन भी ख़रीद रहा है और हिंदुस्तान भी ख़रीद रहा है, लेकिन सैंक्शंस लग रही हैं हिंदुस्तान पे, चीन पे नहीं लग रही, क्योंकि चीन बड़ा भारी मुल्क हो गया है। ना सिर्फ ये कि वो उनका रेयर अर्थ्स हैं, और जिसकी वजह से हमें अमेरिकन इकॉनमी को ज़बरदस्त नुकसान पहुंच सकता है। ये जो आपके जो टेलीफोन्स हैं, मोबाइल फ़ोन्स हैं, और बहुत से ऐसे वेपन सिस्टम्स हैं जिसमें रेयर अर्थ्स यूज़ होती हैं। लेकिन अगर वो ना भी हों,
चाइना की इकोनॉमिक माइट इतनी ज़्यादा है कि वो उसको डिक्टेट नहीं कर सकते। सकता। उसको नज़र आ गया कि हिंदुस्तान को उन्होंने समझा दिया कि भाई तुम्हारी वो औकात नहीं जो चीन की है। तो इसका मतलब है कि इसीलिए मैंने 3 सुपर पावर्स डिफाइन की थी शुरू में। तो चीन के सिलसिले में प्रेसिडेंट ट्रंप अभी क्लियर नहीं है। अच्छा, इस किस्म की सिचुएशन, इसमें एक सवाल है कसूरी साहब, और सवाल ये है कि मैंने जब आपसे ये सवाल किया था तो उसका मकसद ये था कि ये आपसे जानना कि जो चीन ने जिस चीज़ का इजहार किया है उसके बाद जो जिस तरीके से अमेरिका की धौंस है, धांधली है, जो चाहता है करने का है, उसको कोई ब्रेक्स लगेंगी, चीन का इन्फ्लुएंस जो है वो एक्सटेंड होगा और कोई तब्दीलियां जो हैं वो नज़र आएंगी। कोई चीन कह रहा है कि अब हम धौंस, धांधली और ये इस तरह का मामला नहीं चलने देंगे। ये इसीलिए उन्होंने कहा है कि चीन ऑन द राइट साइड ऑफ हिस्ट्री है। जो हिस्टोरिकल फोर्सेस हैं वो बिल्कुल उसी तरफ जा रही हैं। ग्लोबल साउथ मजबूत हो गया पहले के मुकाबले में, और अगर आप ग्लोबल साउथ की ताकत देखें, उसको आप हिंदुस्तान भी बीच में डाल लें तो उसकी ताकत वाकई ज़्यादा है। अफ्रीका को देख लें, अफ्रीकन कंट्रीज़ जो है उनकी भी चीन के साथ बहुत ज़्यादा हमआहंगी है। आप देखें उनके कितनी ताकत है चाइना की, कि इतनी बड़ी कशिश है कि हालांकि इंडोनेशिया में बहुत मसाइल हैं आजकल, उनके प्रेसिडेंट कल पहुंच गए परेड के अंदर। तो इसका मतलब है कि साउथ, ग्लोबल साउथ, जिसको एशिया अफ्रीका के जो ममालिक थे जिनको एशिया ग्लोबल साउथ रिप्रेजेंट करता है, उसमें इस्लामिक वर्ल्ड भी आ जाती है, वो जो है वो तो डेफिनेटली उस तरफ जा रहे हैं जो प्रेसिडेंट ऑफ चाइना ने इंडिकेट किया। उसकी वजह क्या है कि चाइना का जो स्टैंड है वो क्या है, वो है जॉइंट प्रॉस्पेरिटी, कॉमन प्रॉस्पेरिटी, और वो विन विन के ऊपर जाते हैं। जो अभी तक वेस्ट का रहा है वो इतना ताकतवर रहा है, इतनी उसके बाला तर रहा है कि वो विन विन की तरफ नहीं गया। उसमें तो ज़ीरो सम गेम है, एक जीतता है, हार जाता है, जीतने वाला वो वेस्ट ही है। अभी तक तो यही रहा है 300-400 साल से। अब वो तब्दील हो रहा है। पहले तो ये हुआ कि ये ताकत यूरोप से हट के अमेरिका चली गई। अब नज़र ये आ रहा है कि कलेक्टिव वेस्ट जो है, अमेरिका भी और ये जो यूरोपियन यूनियन भी है, ये उन फोर्सेस को नहीं रेजिस्ट कर सकेंगी। उसकी वजह यह है कि इतनी पावर डिस्पर्स हो गई है, इकोनॉमिक पावर भी, और उसकी वजह यह है कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया सैंक्शंस को। जिस मुल्क को नहीं पसंद फॉरेन पॉलिसी करते उस पर सैंक्शंस लगा दी जाती थी। ये मेंटेनेबल नहीं है, ये नई बात नहीं है। ये तो मुझे याद है कि ये आप अंदाज़ा लगाएं कि जब मैं फॉरेन मिनिस्टर था उस वक्त की मैं बात कर रहा हूँ कि उसमें मैं भी गया, उसी ग्रुप में सऊदी क्राउन प्रिंस, सऊदी फॉरेन मिनिस्टर थे प्रिंस सऊद अल फैसल मरहूम उस वक्त, और 5-6 वर्ष और थे। हमें मदऊ किया था इन्होंने मलेशिया के वज़ीर आज़म महातीर मोहम्मद ने। तो उस वक्त बात कर रहे थे गोल्ड करेंसी की, डी डॉलराइजेशन की। ये शुरू बड़ी देर से हुआ है, और ये बात उससे शुरू हुई है जब इकोनॉमिक क्राइसिस आया है, वर्ल्ड इकोनॉमिक क्राइसिस, वो जो आप 2002 या 2000 ये जो गोल्डमैन सैक्स का आया है, तो उसके बाद ये दोबारा बात सोच आई कि ये अगर अब अमेरिकन डॉलर से जुड़े रहे, ज़रा भी क्राइसिस आया तो बहुत बुरी तरह से जो अमेरिका की और वेस्ट की ताकत है वो हालात को बदल सकती है दूसरे ममालिक के लिए एट अ डिसएडवांटेज, और इनके लिए एडवांटेज होगा। तो ये नई सोच नहीं है, ये तो सोच पुरानी आ रही है, और अब वो लग रहा है कि वो सोच जो है अब कोई शक्ल नज़र आ रही है उसकी। और उसमें उन्होंने बैंक का जिक्र कर दिया कि पहली दफ़ा जिक्र किया है SCO बैंक का। बैंक का मकसद ये होगा कि जो ब्रेटन वुड्स कन्वेंशन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बनी थी उनको भी एक किस्म का चैलेंज किया जा रहा है। तो लग रहा है कि जो उन्होंने प्रेसिडेंट, हालांकि यूनाइटेड स्टेट्स अभी भी सबसे दुनिया का ताकतवर मुल्क है,
एक लिहाज से आप कह सकते हैं कि अगर आप सुपर पावर्स को गिने और 2 भी गिन ले तो डेफिनेटली सबसे ज़्यादा ताकतवर सुपर पावर इस वक्त अमेरिका ही है। लेकिन इंडिकेशंस तो यही है कि अगर अमेरिका में अपनी पॉलिसीज़ ना बदली इस इंतज़ामिया ने या इसके बाद आने वाली इंतज़ामिया ने, तो फिर ये जो ताकत पकड़ता जाएगा कि जनाब ये जो आइडिया है कि जब अमेरिका कसूरी साहब मैं इस तरफ आता हूँ जी, ये मैं इस तरफ आता हूँ क्योंकि ये ज़रा 2-3 चीज़ें इकट्ठी हो गई हैं। ये फरमाइएगा कि आपने डी डॉलराइजेशन की बात तो की है, लेकिन आपको क्या लगता है कि अब अस्करियत से ज़्यादा मईशत की जो लड़ाई है वो ज़ोर पकड़ेगी, क्योंकि रूस और चीन के दरमियान मुआहिदा हुआ है कि चीन जो है वो रूस की तकरीबन जितनी भी वो गैस प्रोड्यूस करते हैं उसको ख़रीदने की तरफ जा रहे हैं, यूरोप पे डिपेंडेंस जो है वो कम हो जाएगी। तो वो जो एक हरबे थे मुख्तलिफ, आपको नहीं लगता कि अमेरिका और यूरोप से चीन वो हरबे डाइल्यूट करता जा रहा है? देखिए, ये सारी गेम का अंदाज़ा होगा 6-8 महीने में। उसकी वजह यह है कि प्रेसिडेंट ट्रंप की ये जो टैरिफ्स की पॉलिसी है ये किस हद तक कामयाब होती है। इसने सारी दुनिया को इकट्ठा कर दिया है। एक ऐसा इशू आया है कि दुनिया का हर मुल्क उसको मारा मारी पड़ गई है, जैसे कहते हैं ना, हर मुल्क जो है वो अमेरिका के साथ, क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट्स जो हैं वो अमेरिका पहले परवाह नहीं कर रहा था और उसका ये ख्याल था, और एक अभी भी ये सोच है कि अमेरिका की पुरानी पॉलिसी बेहतर थी, सॉफ्ट पावर की भी, और वो ये सोच रहा था कि अगर दूसरी दुनिया के दूसरे मुल्क तरक्की कर रहे हैं जिसमें उनके इत्तेहादी भी हैं और ऐसे मुल्क भी जो इत्तेहादी नहीं है, तो उसमें अमेरिका की बेहतरी है, अमेरिका की प्रॉस्पेरिटी है। प्रेसिडेंट ट्रंप दूसरा वर्जन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक अमेरिकन लॉबी दूसरी है जो कह रही है कि अमेरिका में जितनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी थी वो मुंतकिल होगी एशिया, प्राइमरीली चाइना, और वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं रस्ट बेल्ट को। ये वो बेल्ट है अमेरिका में जहाँ फैक्ट्रीज बंद हो चुकी हैं, जहाँ वर्कर्स थे, उन्हीं वर्कर्स के वोट से ये आए हैं। ये ज़रूरी नहीं कि जो फ्यूचर की टेक्नोलॉजी की ताकत ये जो मैन्युफैक्चरिंग से हो सकता है बहुत ज़्यादा हो, लेकिन वो तो फ्यूचर डिसाइड करेगा। सारे 10 गेम हो रही है कि जो मैन्युफैक्चरिंग मुंतकिल चाइना हो गई है, प्रेसिडेंट ट्रंप कोशिश कर रहे हैं कि उसको वापस अमेरिका लाया जाए। तो ये एक इशू है। लेकिन जो आपने सवाल पूछा, अगर प्रेसिडेंट ट्रंप अपनी पॉलिसी को बदलते हैं और जो टैरिफ्स वाली है या वहाँ के कोर्ट्स इंटरफियर कर देते हैं, अब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दी है, जो एक अदालत ने फैसला किया था कि प्रेसिडेंट ट्रंप की वो ये कानूनन इजाज़त नहीं जिस किस्म की वो टैरिफ्स लगा रहे हैं मुख्तलिफ ममालिक में। ये 5-6 महीने में पता चलेगा। हो सकता है चाइना इंक्लूडेड, क्योंकि चाइना का भी सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट अमेरिका के साथ है। नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी है। वक्त हुआ एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का, मिलते हैं इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक। अच्छा कसूरी साहब, आप ज़रा अपने इस खित्ते की तरफ आते हैं। ये फरमाइएगा कि इंडिया जो है वो अपने एक किसी जोम में किसी खुशफहमी में मिस द बस। किसी खुशफहमी में क्या था कि हम भी एक बहुत बड़ी कुव्वत हैं, ताकत हैं और हम भी कुछ कर सकते हैं, उसमें इस सारे सिनेरियो में दे मिस द बस। जी हाँ, उन्होंने एक बेसिक ब्लंडर किया है, मैं ये समझता हूँ, और ये जयशंकर साहब उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। उन्होंने ये किया है कि पंडित नेहरू की जो पुरानी पॉलिसी थी कि वो वर्ल्ड ओपिनियन के साथ चलते थे, ग्लोबल साउथ के साथ चलते थे, फ़लस्तीन का मसला था तो साथ चलते थे, बल्कि कई दफ़ा तो ये होता था PLO, पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, और उनके जो सदर थे वो पंडित नेहरू के बहुत करीब थे। तो उनकी जो पॉलिसी थी उसने हिंदुस्तान को एक ख़ास पोजीशन, एक वक़ार भी अवेलेबल था डेवलपिंग वर्ल्ड में, और मगरिब भी उनकी मॉरल वैल्यू से घबराता था और डरता था। जब मॉरल वैल्यू ही ख़त्म हो गई हिंदुस्तान की पॉलिसीज़ में, जो मोदी साहब ने आकर तबाह व बर्बाद कर दी हैं, जिसमें वो तमाम माइनॉरिटीज़ को दबा रहे हैं, वो, और वहाँ भी जो एक प्रोपेगेंडा जोन उनका था, इतना झूठ
कि हम इतनी बड़ी ताकत हैं, फोर्थ इकोनॉमिक पावर है, शर्म आनी चाहिए उनको भी ये कहते हुए, क्योंकि हिंदुस्तान में के जो लोग राइट थिंकिंग है ये वो पॉइंट कर रहे हैं, सिर्फ मैं नहीं कह रहा, वो कह रहे भाई इतनी गुर्बत आपके मुल्क में है कि 80% लोग हिंदुस्तान में फूड सब्सिडीज पे जिंदा है। 80, 70 नहीं 80। तो जिस मुल्क में 80% लोग इतने गरीब हों कि उनको खाने के लिए सब्सिडी की ज़रूरत हो, तो फिर वो किस जोम पे, सिर्फ इसलिए कि आबादी ज़्यादा है, आबादी की वजह जो टोटल आप हुजम बनाते हैं, यस इकॉनमी बड़ी है, इसमें कोई शक नहीं, पाकिस्तान से तो बहुत बड़ी है और इन दुनिया के एक लिहाज से अट्रैक्शन भी है, चाहे लोग उनके गुर्बत से मरे या जिए, लेकिन उनके पास 100 के करीब डॉलर में वो भी हैं जो बिलियनर्स, तो इंडिया के बिलियनर्स भी हैं अगर गरीब लोग हैं। तो अभी तक ये हो रहा था कि गरीबों को उन्होंने छुपाया हुआ था लिहाफ पहना के, और अपने जो बड़े अमीर अरबपति थे उनको दिखाते थे, उनकी शादियां भी बड़े बड़े कासल्स में यूरोप में होती थी। तो एक किस्म का एक ड्रीम वर्ल्ड में रह रहा था हिंदुस्तान, और मोदी साहब खुश थे। मोदी साहब से ब्लंडर ये हुआ कि उन्होंने ये भी इंप्रेशन देने की कोशिश की और कई पाकिस्तानियों को भी ये बिलीव करा दिया, मैं उनमें शामिल नहीं हूँ, क्योंकि मैंने तो किताब में उस वक्त भी लिखा था एनालिसिस करके किताब में, और अब मैं फिर कुछ लिखूंगा कि 2016 में मेरी जब किताब आई है तो 2013-14 का सारा लिटरेचर मैंने स्टडी किया था। उस वक्त ये था कि दोनों आर्मी पैरिटी पे थी, तो अगर उस वक्त पैरिटी पे थी तो अब भी साबित हुआ है कि मिलिट्रीज दोनों पैरिटी पे है, आर्मीज, और एयरफोर्स पाकिस्तान की सुपीरियर है। हिंदुस्तान ने जो ब्लंडर किया है वो ये किया कि उन्होंने जंग ये खुद छेड़ी है, इस खपत में, इस जोम में कई दफ़ा अपनी प्रोपेगेंडे का शिकार हो जाते हैं, वो हम तो बड़े ताकतवर हैं, ये इंडिया पाकिस्तान की क्या पोजीशन है, इसको सबक सिखाएंगे। 4 दिन में कलई खुल गई, समझ आ गई, जिनको कह रहे थे हमारे अरब भाइयों को भी जाके और सारी दुनिया को बताते फिरते थे नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है हम, एशिया पैसिफिक में नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है हम, ये करेंगे वो करेंगे, जैसे शाह ऑफ ईरान इस इलाके में कहते थे हमें पुलिसमैन है इस इलाके के अमेरिका के बिहाफ पे। तो इनसे जो गलती हो गई है, एक तो इन्होंने सारा पलड़ा अमेरिका के साथ डाल दिया, तो इनका ही ख्याल था अमेरिका इतनी बड़ी ताकत है, हम साथ आएंगे, वो चीन को चैलेंज करेगा तो हमारी तो कले ही हो जाएगी, हम तो किस्मत हमारी खुल गई। लेकिन इनसे गलती हुई कि चाइना के बारे में अमेरिका में इतना जो इन्होंने इतना अंदाज़ा लगाया हुआ था गलत साबित हुआ, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप की पॉलिसी से नज़र आ रहा है कि वो चाइना के साथ वैसी पॉलिसी शायद अपनाए ही ना जिसमें हिंदुस्तान दारोमदार कर रहा था, टोटल दुश्मनी की। वो शायद दानिशमंदी का तकाजा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप शायद यही दानिशमंदी दिखा रहे हैं कि चीन से ना रूस से उस किस्म की दुश्मनी करना चाहते हैं जो ख्वाहिशमंद था हिंदुस्तान, जिसमें वो समझता था मेरा बहुत फायदा है। अच्छा, इसमें अमेरिका के साथ जी, इसमें कसूरी साहब बन जाऊंगा। कसूरी साहब ये भूल जाते थे कि उनकी बुनियादी कमजोरी जो है कि गुर्बत मुल्क में, जो कि हमारे यहाँ भी है, पाकिस्तान भी मुसीबत ये है, क्या बहुत बेहतर होता कि जनूबी एशिया वाले ये सोचते मुल्क, और सारी दुनिया से हम आगे पीछे रह गए हैं। पहले हम सबसे आगे थे 47 में हम चीन से आगे थे, साउथ ईस्ट एशिया से आगे थे, आज सबसे पीछे रह गए। कसूरी साहब, अब इसमें सवाल ये पैदा होता है कि इस वक्त जाहिर है कि वो 4 दिनों की जंग जो है वो भारत पे बहुत भारी पड़ी है, और जाहिर है वो दुनिया के सामने एक्सपोज भी हुए हैं। ये जो तसव्वुर था कि अमेरिका जो है वो भारत को चीन के मुकाबले में बिल्ड कर रहा है, तो ये जो परेड हुई है इसने भी वाज़े तौर पर ये साबित कर दिया है कि भारत जो है वो पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर सकता, तो ये जो कुव्वत है इसके तो वो करीब से भी नहीं गुजर सकता। तो अब आपको लगता है कि अमेरिका जो है भारत के साथ जो कुछ कर रहा है वो इस चीज़ का वो ये सोच के कर रहा है कि वो खित्ते में भारत को मुतबादल के तौर पे नहीं देख रहा, अब वो अपनी एक पॉलिसी शिफ्ट पे जा रहा है? नहीं, इसमें यूं है कि ये नहीं, गलत फहमी का हमें भी नहीं शिकार होना चाहिए
क्योंकि हम भी गलत फहमी की भारत की तरह ना कर दें। हमें मानना पड़ेगा भारत की मईशत हमसे बड़ी है, बड़ा मुल्क है, हमारे मफाद में है कि ऑनरेबल सेटलमेंट हो हमारे मसाइल की। तो हिंदुस्तान के बारे में अमेरिका में ओपिनियन अभी क्लियर नहीं है। अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी भी और रिपब्लिकन पार्टी के कुछ एलिमेंट्स और कांग्रेस में ज़्यादातर और मीडिया में बहुत भारी तौर पे ये लोग समझ रहे हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप की पॉलिसी गलत है। तो इसलिए ये कह देना कि अमेरिका ने उड़ा के रख दिया है हिंदुस्तान को, ऐसी बात नहीं है। ये हमें अपना विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने दी है, इसके पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए। जो जो हमें चेंजेस चाहिए, स्ट्रक्चरल चेंजेस हों, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, हर किस्म की हमें कर देनी चाहिए, ताकि ये विंडो हर वक्त नहीं खुली रहेगी। ये अल्लाह की तरफ से एक मौका हमें मिला है, हमारी अफवाज को उसका क्रेडिट जाता है, हमारे आवाम को क्रेडिट जाता है, हमारे फॉरेन पॉलिसी को, फॉरेन ऑफिस को क्रेडिट जाता है कि हमने अपने आप को कंडक्ट ऑनरेबली किया है इस वॉर में। सिर्फ इसलिए नहीं हमारी गुड्डी ऊपर बढ़ी कि हमने 4 दिन की जंग में साबित किया कि हम हिंदुस्तान का मुकाबला कर सकते हैं और कुछ एरियाज़ में उसको पछाड़ भी सकते हैं। हमने ये भी देखा कि हमारा मीडिया भी रिस्पॉन्सिबल था, हमारे लोग भी पागल नहीं हुए थे। वो ये नहीं कह रहे थे कि सारे हिंदू कत्ल कर दें, इंडिया के टुकड़े टुकड़े कर दें, इंडिया को भूख से मार दें। तो हिंदुस्तान तो बुरी तरह एक्सपोज हुआ है। जिस तरह पाकिस्तान के बारे में बातें कर रहे थे, ये किसी भी मैच्योर मुल्क और एक बड़ा मुल्क जो हिंदुस्तान है उसको ये जेब नहीं देता। तो इसलिए ये आपने हमें गलत नतीजा ये नहीं निकालना चाहिए, हमें अपने घर को पक्का करना चाहिए, पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए। ये जिसका क्रेडिट मैंने कहा हमारे कुछ इदारों को जाता है, पर्टिकुलरली द आर्म्ड फोर्सेस एंड द फॉरेन ऑफिस, कि ये जो एक इदारा जा रहा है इनका बड़ा अच्छा रोल रहा है, बट वी शुड नॉट गलत फहमी में नहीं शिकार होना चाहिए। मुझे हमारे मफाद में है, मुझे कसूरी साहब एक ब्रेक लेना बिल्कुल नहीं है, हमारे मफाद में है हम गुर्बत को फाइट करें। हाँ। और उसके लिए इंडिया पाकिस्तान अगर नहीं मिलकर फाइट करेंगे तो ये जो क्लाइमेट चेंज वाली तबाही आ रही है ये बहुत बड़ा नुकसान होगा। मुझे एक ब्रेक लेना पड़ रहा है कसूरी साहब। नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी है, वक्त हुआ एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का, मिलते हैं। वेलकम बैक। अच्छा कसूरी साहब, ये फरमाइएगा कि यकीनन एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी तो आई है। डोनाल्ड ट्रंप पे इंटरनली आप जो बात कह रहे हैं कि वहाँ पे लोग समझ रहे हैं कि उनकी पॉलिसी गलत है, लेकिन फिल वक्त वो उसके ऊपर चल रहे हैं। क्या ये मैं ये सवाल इसलिए कर रहा हूँ कि क्या स्पेक्ट्रम जो है, जो नई ये डेवलपमेंट्स हो रही हैं उसके तहत बदला है? अमेरिका की तरजीहात जो है ख़ित्ते के हवाले से अपने मफादात को सामने रखते हुए कोई तब्दील हुई हैं? और पाकिस्तान के साथ जो इतनी कुर्बत है उसकी क्या बेनिफिट्स क्या हैं उसमें से? अमेरिका को या हमें? अमेरिका को बेनिफिट नज़र आ रहा है वो ये है कि उन्होंने ये देखा कि पाकिस्तान एक बड़ा रेलेवेंट मुल्क है। इस वक्त अमेरिका को जो प्रॉब्लम्स आए सेंट्रल एशिया में और अफ़गानिस्तान ये इस इलाके में हैं और ईरान के साथ हैं, इन दोनों में भारत रेलेवेंट नहीं है, पाकिस्तान रेलेवेंट है। भारत ने बड़ी कोशिश की थी ईरान को कल्टीवेट करने की, लेकिन बेड़ा गर्क खुद ही करा दिया नेतन्याहू को सपोर्ट करके खुल्ला पहले गज़ा में और फिर जब ईरान पे उन्होंने हमला किया। हमने कभी कोई काम नहीं किया, हमने टोटली ईरान को सपोर्ट किया था और बिल्कुल सही सपोर्ट किया था। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि जो हिंदुस्तान ने गलतियाँ की हैं उसको वक्त लगेगा रिकूप करने में और हमें इस वक्त का फ़ायदा उठाना चाहिए। तो इसलिए जो तरजीहात आप कह रहे हैं बदली हैं, उसमें यह है कि पाकिस्तान को जो उन्होंने राइट ऑफ किया था वो कहानी ख़त्म हो गई है। पाकिस्तान ने साबित किया कि वो इस खित्ते में एक स्टेबलाइजिंग एलिमेंट है और वो एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा कर सकता है, जो कि 25 करोड़ की आबादी का मुल्क और जो इतनी जिसकी जोग्राफिक लोकेशन इस नौयत की हो, जो साउथ सेंट्रल और वेस्ट एशिया को ज्वाइन करता हो, जिसके मैरीटाइम बॉर्डर्स गल्फ के साथ मिलते हों, यूनिक पाकिस्तान की लोकेशन है, इसका कोई मुतबादिल नहीं है।
जो गुस्सा था अफ़गानिस्तान में हमसे वो कम हुआ है इस जंग की वजह से। और प्रेसिडेंट ट्रंप को क्योंकि मोदी साहब क्रेडिट देना इसलिए नहीं चाह रहे थे कि मोदी साहब खुद एक्सपोज हो जाते। प्रेसिडेंट ट्रंप ने रोल अदा किया है जिसके शुक्रगुजार होना चाहिए तमाम पीस लविंग लोग जो इंडिया के या पाकिस्तान के, क्योंकि दो न्यूक्लियर पावर्स में जो भी जंग रुकवाने की कोशिश करे उसको काबिल तहसीन है। पाकिस्तान ने उनको क्रेडिट दिया, मोदी साहब ने ब्लंडर बेइंतहा बड़ा किया इंटरनेशनल फॉरेन पॉलिसी में, लेकिन वो प्राइस अब पे कर रहे हैं। लेकिन अंदरूनी तौर पे उन्होंने ये इसलिए नहीं माना कि अगर वो ये मान जाते कि जनाब एक तीसरी कुव्वत की वजह से सीज फायर हुआ है तो भांडा उनका फूट जाना था कि जी हम तो बड़ी ताकत है, पाकिस्तान की क्या पोजीशन है। अच्छा, military, हम बहुत इसमें dominant एक और सवाल सारा है का सारा बेड़ा गर्क। तो इसलिए वो मानने को नहीं तैयार थे। ठीक और है, नहीं तैयार थे तो मोदी जो ये ट्रंप का गुस्सा जो है वो मजीद उन पे चढ़ता जा रहा है, पारा चढ़ रहा है, जिसकी कीमत वो हिंदुस्तान इस वक्त अदा कर रहा है। अच्छा, ये फरमाइएगा कि बड़ा ये इंडियन कमेंटेटर्स जो हैं वो पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल को लेकर जो है वो बात करते हैं। ठीक है, वो मुआशी कुव्वत हैं, लेकिन उनके जो सोशल इंडिकेटर्स हैं जिनमें से एक का आपने भी जिक्र किया वो बड़े खौफनाक हैं और हालात वहाँ पे जो हैं वो इतने बदतरीन हैं कि उसकी माइनर झलक भी पाकिस्तान में जो है वो दिखाई नहीं देती है। इस सिनेरियो में जो कुछ ये हुआ है, तो अब आपको ये लगता है कि नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर का रोमांस जो है वो अब ख़त्म हो गया है और ये जो उनकी तरफ से बार बार भड़कें सुनाई देती हैं, बार बार सिंदूर 2 की बात होती है और बार बार ये होता है कि जी सितंबर और अक्टूबर, आपको लगता है कि सारे बदलते हुए सिनेरियो में जिसमें मोदी साहब चीन भी गए हैं और जो कुछ दुनिया ने चीन में देखा है, भारत हमाकत करेगा किसी मुहिम जोई की? मुझे नहीं लग रहा, अगर करेगा तो उससे बड़ा को बेवकूफ़ नहीं होगा, क्योंकि अब जब वो करेंगे तो ये भी पता है, पहले उस गलत फहमी का शिकार थे कि जी अमेरिका उनसे सैटेलाइट्स की, जो अमेरिका की सैटेलाइट्स है उनसे इंफॉर्मेशन शेयर करेगा। अब को पागल होगा भारतीय जो या जर्नैल या सिक्योरिटी का एक्सपर्ट जो मोदी साहब को एडवाइस करे कि जी आप अमेरिका की सपोर्ट पे काउंट करें, चीन की सपोर्ट पे तो कभी कमी कर ही नहीं सकते, तो समझते हैं कि पाकिस्तान का सपोर्टर है चाइना, और चाइना ने हमें सपोर्ट किया है। ये हमारे जो माशाल्लाह हमारी जो ट्रेनिंग हुई है ज़बरदस्त हमारे पायलट्स की, ये उसका नतीजा है। सिर्फ जहाज़ों से तो नहीं होता, जहाज़ तो इंडिया के पास भी बड़े अच्छे हैं, इंडिया के पास ज़बरदस्त जहाज़ हैं, राफेल ये वो। लेकिन मेरा कहना यह है कि इंडिया में कोई जी होश मिलिट्री एनालिस्ट या जर्नैल मोदी साहब को ये सजेस्ट नहीं करेगा कि आप जंग वो दोबारा शुरू करें, क्योंकि वैसे भी दोनों फ़ौजों को वक्त दरकार है, वो देखें क्या उनकी कामयाबियां थी, क्या उनकी कमज़ोरियां थी, रीवैल्यूएशन, इसमें टाइम लगता है। ये तो नहीं है कि आप एकदम चढ़ दौड़े क्योंकि आपको बड़ा गुस्सा आया हुआ है, तो इसलिए मैं समझता हूँ बड़ी बेवकूफ़ी होगी। तो इसलिए तज्ज़िये मेरा ख्याल है ये सही कंक्लूजन होगा कि जल्द जंग का अभी तो मुझे चांसेस नज़र नहीं आ रहे जब तक कि मोदी साहब बहुत बड़ा ब्लंडर ना कर दें। आपको क्या लगता है कि जो उनकी सियासी मुस्तकबिल जिस तरह स्टेक पर है, उनको कुछ तो चाहिए, क्योंकि उसके बगैर तो फिर वो फारिग हैं? नहीं, अभी नहीं क्लियर कि वो फारिग हैं। ये आपको बिहार के इलेक्शन का इंतज़ार करना पड़ेगा। उनका मीडिया पे बड़ा कंट्रोल है, उन्होंने लोगों को काफ़ी दहाइयों से बेवकूफ़ बनाया हुआ है। कम से कम 10-12 साल 14 साल से वो इक़्तिदार में हैं। उन्होंने तो अपने मीडिया को के ज़रिए आवाम को ये बताया है कि उनको जंग में कामयाबी हुई है। वो ऐसे अब लोगों को अगर आप इतना उल्लू बना दें, और अब लोग ये अगर अब ये कि आया लोग इसका शिकार होंगे जो कि ट्रांसपेरेंटली स्टूपिड प्रोपेगेंडा है, इसका नतीजा आपको बिहार के इलेक्शन में नज़र आएगा। अगर बिहार के इलेक्शन में कुछ तब्दीली नज़र आई तो हम ये समझ जाएंगे कि भारत की जो
आवाम है इतनी बेवकूफ़ नहीं जितनी मोदी साहब समझे बैठे हैं। ठीक है नाज़रीन, मेरे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। बहुत शुक्रिया खुर्शीद महमूद कसूरी साहब। नाज़रीन, ये थे पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर ख़ारजा खुर्शीद महमूद कसूरी, उनकी आपने गुफ्तगू सुनी। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए।